हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में करवाने जा रहा हूं और ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपके इसके जो फ्री पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मैंशनड है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम पे आपको सर्च मारना है एकलव्य स्नातक 1। यहां पे आपको टाइम टू टाइम जितनी भी पीडीएफ्स होंगी वो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में है क्या, हम यहाँ पे फ्रांस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। तो फ्रांस के अंदर कैसे रेवोल्यूशन हुआ, उसके रीजन क्या थे और उसके आउटकम्स क्या हुए, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका हम बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच बिगेन इन 1789, इसकी शुरुआत होती है 1789 से, वाज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसके कोई रीजन नहीं है, इसके लगभग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। एंड दैट हैड बीन डेवलपिंग ओवर सेवरल इयर्स, जो कि आगे और मतलब कुछ सालों तक डेवलप होते रहे ये रीजंस धीरे धीरे, और एट द एंड फिर ये रेवोल्यूशन हुआ। सोशल इनइक्वालिटी एंड द एस्टेट सिस्टम इन यूरोप, या फिर इन फ्रांस। होता क्या था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, यानी कि उसकी 3 कैटेगरियां थी जो भी लोग सोसाइटी में होते थे। सबसे पहली कैटेगरी मैं आपको अगर समझाऊं, 3 कैटेगरियों में से सबसे पहली थी यहाँ पे द क्लर्जी, जिसको फर्स्ट एस्टेट भी कहा जाता था, या इसको फर्स्ट ऑर्डर भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है। ये आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है कभी, द 3 ऑर्डर्स, ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता सेम। तो इसमें क्या है, पहला जो यहाँ पे जो एस्टेट है इसमें क्या होता था, represented less than 1% of the population but owned around 10% of the land। पूरी पॉपुलेशन में देखा जाए तो फर्स्ट वाले एस्टेट में सिर्फ 1% लोग ही आते थे, लेकिन अगर देखा जाए इनके पास जमीन कितनी थी तो अराउंड 10% जमीन इनके पास थी। मींस आप ये मान के चलो बेशक से पॉपुलेशन कम हो बट लैंड इनके पास जो है वो बहुत ज्यादा था। फिर द क्लर्जी वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, इनसे टैक्सेस भी नहीं लिए जाते थे और लोगों के ऊपर इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी था, आप ये मान के चलो, ठीक है। सो क्लर्जी में प्रीस्ट वगैरह आते हैं, जो चर्च में फादर वगैरह होते हैं, जो पोप होते हैं, बिशप्स होते हैं, जो मतलब मेनली रिलीजियस अफेयर्स का जिनका काम होता है वो इनमें आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एस्टेट है नोबिलिटी, इसमें आपके नोबल्स आते हैं। ऑल ओवर पॉपुलेशन में से लगभग 2% की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर आपके नोबल्स आते हैं, जो कि इनके पास भी बहुत ज्यादा लैंड था, ठीक है, जिसको ये कंट्रोल करते थे। इनके पास कुछ प्रिविलेजेस भी थी सच एज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, इनको भी टैक्सेस से बाहर रखा गया था। कुछ इनके पास एक्सक्लूसिव एक्सेस थे, जैसे कि हाई रैंकिंग जो जॉब्स होती थी, अच्छे खासे जो ऑफिसर रैंक की, वो उस पर यही लोग होते थे। और गवर्नमेंट और मिलिट्री की जो अच्छी से अच्छी पोस्ट होती है उसमें इसी स्टेट के लोग होते थे। फिर आता है द थर्ड स्टेट विच इज कॉमनर्स, यानी कि जो आम लोग हैं। सो 100% की पॉपुलेशन में से 97% जो पीपल थे वो आपके कॉमनर्स थे, आम आदमी थे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कंप्राइजिंग 97% ऑफ द पॉपुलेशन। द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड बोर्गोइस, यानी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इसी में आते हैं, जो आपके वर्कर्स लोग हैं, जो पीजेंट लोग हैं, वो सारे इसी के अंदर आते हैं, ओके। सो डिस्पाइट बीइंग द मेजोरिटी में तो थे बट इनके पास पॉलिटिकल पावर बहुत कम थी और इनके टैक्स ज्यादा इनको देने पड़ते थे, यानी कि इनके ऊपर ज्यादा बर्डन था, ओके, ये आप मान के चलो। फिर है इकोनॉमिक क्राइसिस। फ्रांस के अंदर क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा था। सो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था और डेब्ट बहुत ज्यादा था। तो फ्रांस वाज फाइनेंशियली वीक, क्योंकि इसके पास क्या मैनेजमेंट सही से वो नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। यहां लिखा है एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग बाय द मोनार्की।
सो जो किंग लुई थे 14 एंड द लुई 15, उन्होंने इतने ज्यादा पैसे खर्च करे अपने पैलेसेस को बनवाने में, लाइक द वर्सेल्स एंड द लग्जरी एंड टू द स्टेट्स डेब्ट। यानी कि अपने जो इन्होंने पैलेस बनवाए, जैसे कि जो वर्सेल्स, ठीक है, इसमें क्या है, इतना लग्जरियस बनवा दिया कि इनका खुद का स्टेट कर्ज में चला गया, लेकिन ये अपनी लग्जरी नहीं छोड़ रहे। समझ रहे हो, इतना ज्यादा इन्होंने जो है पैसा स्पेंड किया, फालतू का पैसा उड़ाया। कॉस्टली वॉर्स, ये जो फ्रांस वाले थे ये जाके इन्वॉल्व हो गए द 7 ईयर वॉर 1756 टू 1763, जिसमें इनको जाने का कोई मतलब नहीं था, बट ये उसमें शामिल हुए। सिमिलरली ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी जाके शामिल हो गए, जिससे फ्रांस की ही इकोनॉमी पे प्रेशर आ गया। जब आप वॉर में जाते हो तो आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपका पैसा खर्च होता है। सो दीज वॉर्स वर एक्सपेंसिव, क्योंकि वॉर में जाओगे पैसा लगेगा, आप डेब्ट में चले जाओगे। सो इससे क्या है, जो एक टैक्स सिस्टम है वो भी अच्छे से नहीं काम कर रहा था, और लोगों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि भाई हमारे लोग कर क्या रहे हैं। इन इफेक्टिव टैक्स सिस्टम, ये है द टैक्स सिस्टम वाज हाईली रिग्रेसिव, बहुत ज्यादा बेकार टैक्स सिस्टम था। जो थर्ड स्टेट था उसी को ही मोस्टली टैक्सेस देने पड़ते थे, ऊपर के जो 2 स्टेट्स थे उनके ऊपर ज्यादा बर्डन तो था ही नहीं। टैक्सेस का नाम बताऊं तो एक तो द टेल, ठीक है, जो कि लैंड का टैक्स होता था, एंड द गैबल जो कि सॉल्ट का टैक्स होता था, नमक के ऊपर भी टैक्स लगता था। इसके अलावा जो प्रिविलेज जो लोग थे, जो पहले और दूसरे स्टेट वाले, उनको टैक्सेस से एग्जेम्प्ट किया गया था, उनको बाहर रखा गया था। सो बर्डन जो था वो ज्यादा, जितनी जो प्रॉब्लम्स थी वो सीधा सीधा थर्ड वाले स्टेट के ऊपर थी। ओके, पहले दूसरे स्टेट पे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। इन्फ्लेशन एंड ब्रेड प्राइसेस, फिर क्या है कि ए सीरीज ऑफ पुअर हार्वेस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर का जो एक सीजन था वो अच्छा नहीं गया इन दी लेट 1780s। इससे क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, जब आपका एग्रीकल्चर का सीजन अच्छा नहीं जाता तो फूड शॉर्टेज होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात है। तो इससे इन्फ्लेशन हो गया भाई, महंगाई भी बढ़ गई। जो ब्रेड, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो लोग वो खाते ही खाते थे, जो फ्रांस के लोग हैं वो ब्रेड पे ही मतलब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। ये एक फ्रेंच डाइट का पार्ट था, बिकेम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और बहुत वो महंगा हो गया, लोग एक ब्रेड नहीं ले पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एंगर और हंगर, एक तो लोग भूखे, दूसरा ऊपर लोगों को गुस्सा आ गया। सो ऐसे में भी ये क्या होता है, एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज डेवलप होते हैं अगर इतने बुरे हालात हों। फिर एनलाइटनमेंट आइडियाज, अब क्या होता है, कुछ फिलोसफर्स हुए। द एनलाइटनमेंट वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, एनलाइटनमेंट का एक पीरियड था जहां पे जो आपके जो इटली है, यूरोप की कंट्रीज हैं, उसमें कुछ फिलोसफर्स आए जिन्होंने अपनी कुछ मतलब थ्योरी बताई, अपने कुछ मतलब भाई थॉट्स बताए। ठीक है, और इन्होंने बताया कि भाई लिबर्टी, इक्वालिटी आप सभी के पास होनी चाहिए, आप अपनी बातें रख पाओ, आपको इक्वली ट्रीट किया जाए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये 2-3 ऐसे आइडियाज हैं जो इस टाइम पे आ रहे थे, लोग इनको पढ़ रहे थे। तो लोगों ने जब इन आइडियाज को पढ़ा तो लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन हुआ और ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए इन आइडियाज से। ठीक है, फिर इस वजह से भी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसको एक मदद मिली। जॉन लॉक एक मतलब बहुत फेमस थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, एडवोकेटेड फॉर द नेचुरल राइट्स। इन्होंने बोला कि आप सभी के कुछ नेचुरल राइट्स हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी कि आपको जीने का राइट है, आपके पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, आपके पास ये नेचुरल राइट है, एंड आपको अपनी प्रॉपर्टी का राइट है, आप अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी ले सकते हो। वोल्टेयर एक और थिंकर हुए, क्रिटिसाइज द कैथोलिक चर्च एंड एडवोकेटेड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। तो जो कैथोलिक चर्च था, जो ऑर्थोडॉक्स वाला चर्च होता है पुराना वाला, तो इन्होंने उसको बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, गलत काम कर रहा है, और लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए अपनी बातों को रखने की और अपने रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क्स लगाने की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर है मोंटेस्क्यू भी आए, इन्होंने क्या बोला कि भाई प्रपोज द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट टू प्रिवेंट टायरेनी। इन्होंने बोला जो पावर है वो किसी एक रूलर के पास मत दो, पावर को सेपरेट कर दो, ताकि कोई एक रूलर एकदम ऐसा ना हो जाए अपने आप को सुपीरियर समझ के सबके साथ गलत काम करे। फिर आते हैं जीन जैक्स रूसो, इसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, आइडिया प्रमोट किया ऑफ द जनरल विल एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन्होंने बोला कि देखो डेमोक्रेसी आएगी ना तो ही कुछ अच्छा हो सकता है, वरना ये जो किंग है, यहाँ के जो रूलर्स हैं, ये तो भाई फ्रांस को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ना इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, ये अपनी लग्जरी में मस्त हैं, इनकी जो क्वींस हैं वो अपने खर्चों में मस्त हैं। तो लोगों के अंदर एक डेमोक्रेसी वाली भी एक फीलिंग आती है। फिर है वीक मोनार्की
एंड लीडरशिप। होता क्या है, जो किंग लुई 16 था वो बहुत इनइफेक्टिव था, क्योंकि लुई 16 हु रूल्ड फ्रॉम 1774 टू 1792 वाज सीन एज अ वीक एंड इनडिसाइसिव मोनार्क। वो एक ऐसा मोनार्क था जो बहुत वीक था, अपने डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता था, और जो फ्रांस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और इसके अलावा वो रिफॉर्म्स भी नहीं कर पा रहा था, और एक तरीके से वो मतलब लोगों के अंदर बहुत डिससेटिस्फैक्शन था, लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे उससे। तो इस ये भी एक रीजन है, आप मान सकते हो। रिफॉर्म्स ब्लॉक्ड। हुआ क्या, लुई 16 अटेम्प्टेड सम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। इसने कोशिश करी कि मैं कुछ रिफॉर्म करता हूं, कुछ बदलाव करता हूं, सच एज दोज प्रपोज्ड बाय हिज फाइनेंस मिनिस्टर जैक्स नेकर। वो भी इसके मिनिस्टर ने बताया था कि भाई ये करना चाहिए, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था। सो बट दीज वर ऑफन ब्लॉक्ड बाय द नोबेलिटी और द क्लर्जी। लेकिन इसके रिफॉर्म्स को भी सही से इंप्लीमेंट नहीं करने दिया। किसने? जो चर्च वाले थे, जो नोबल्स लोग थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि रिफॉर्म आए, क्योंकि इसी पूरे सिस्टम में उन्हीं की तो मौज है, जो पहले जो और दूसरे वाले जो स्टेट वाले हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये इंप्लीमेंट हो। ओके। फिर है मैरी एंटोनिएट, ठीक है। मैरी एंटोनिएट ये जो थे लुई 16 की वाइफ थी। सो ये मैरी जो थी ये बहुत ज्यादा, आप समझ लो कि इतना पैसा उड़ाती थी, इतना पैसा उड़ाती थी, लोग इसको कहा मतलब एक इसको नाम कहते थे इसका मैडम डेफिसिट, यानी कि ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन को वर्स करने में इसका रोल था, क्योंकि ये क्या है, अपने ऊपर बहुत पैसा उड़ाया करती थी। तो ये भी एक लोगों में एंगर था, गुस्सा था कहीं ना कहीं। फिर है पॉलिटिकल क्राइसिस एंड द एस्टेट्स जनरल। इसका मतलब है एस्टेट जनरल क्या था 1789 में, फेस्ड विद अ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द नीड फॉर अ न्यू टैक्सेस। हुआ क्या, जब फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो क्या था, टैक्स लगाने की जरूरत थी। सो लुई 16 वाज फोर्स्ड टू समन द एस्टेट्स जनरल। सो अब लुई 16 को फोर्स किया गया कि वो एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाए, एक ऐसी मीटिंग जो कि उसमें तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1614। 1614 के बाद से ही एस्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई थी। सो ये इसको बहुत फोर्स किया गया, सभी स्टेट की एक मीटिंग करवाओ, ठीक है, जिसमें सभी लोग वहां पे मौजूद रहेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिर अपने को आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये था। फिर क्या होता है, डिस्प्यूट ओवर वोटिंग। अब जब ये स्टेट जनरल को बुलाया गया, सो अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन वाज द मेथड ऑफ वोटिंग। अब वो जनरल जो स्टेट जनरल की मीटिंग है वहां पे सभी को जो है वोट दिया जाता है कि मान लो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको डिसीजन बनाना है। ट्रेडिशनली ईच स्टेट वोटेड एज अ ब्लॉक विद ईच स्टेट हैविंग वन वोट। हर स्टेट का एक वोट होता था। अब ये मान लो कि स्टेट मतलब जो फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है और दूसरा स्टेट है, तो जो फर्स्ट वाला है वो प्रीस्ट वगैरह क्लेर्जी वाले हैं, दूसरे में नोबेलिटी है और तीसरे में आपके कॉमनर्स हैं। अब सिर्फ एक एक वोट दिया गया है इनको। तो मान लो कोई भी टॉपिक पर डिसीजन बनाना है तो 2 वोट तो इनके पक्के हैं भाई, तो ये तो हर डिसीजन इन्हीं का माना जाएगा। तो लोगों ने बोला कि ये क्या भाई, आप सिर्फ एक पूरे स्टेट को ही पूरे एक वोट काउंट कर रहे हो, जबकि पॉपुलेशन तो हमारी ज्यादा है, तो ये बात तो गलत है ना। तो इस तरीके से भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। तो एक तो मतलब तीनों स्टेट्स, ये देखो, ये पहला जो आपका क्लर्जी है, दूसरा आपके नोबेलिटी है, तीसरा आपके कॉमनर्स हैं। अब इनको एक वोट इसका है, एक वोट इसका है और एक वोट इसका है। बेशक ये पॉपुलेशन में इतने ज्यादा हैं बट इनका एक ही वोट है और ये दोनों मिले हुए हैं आपस में, समझ रहे हो। तो कोई भी डिसीजन बनेगा तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली बनना है वो तो ये बातें थी सारी। फिर क्या है, द थर्ड स्टेट डिमांडेड वोटिंग बाय हेड। इन्होंने बोला 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है, जितने लोग हैं उतना वोट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि आप अगर इनको वोटिंग की आप राइट दे दोगे तो भाई फिर तो ये अपने हिसाब से सब कर सकते हैं, बिकॉज मेजोरिटी इन्हीं की है। फेलियर टू अचीव रिफॉर्म्स। फिर क्या हुआ, ये स्टेट जनरल फेलियर, इसको मतलब इसका सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से द फेलियर ऑफ द स्टेट जनरल टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द थर्ड स्टेट लेड टू अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑर्डर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली मार्किंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेवोल्यूशन। इसमें ये जो ट्रेडिशनल जो जनरल जो ये मतलब एक असेंबली होती थी, इसको पूरा अब बंद कर दिया गया और हुआ क्या, एक न्यू फॉर्मेशन किया गया नेशनल असेंबली का, जहां पे इन लोगों की भी आवाज को रखा गया, सुना गया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा असर पड़ा। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रोल है, इसको भी हम समझ लेते हैं। सो इंस्पिरेशन फ्रॉम अब्रॉड। हुआ क्या
कि अमेरिकन रेवोल्यूशन को सक्सेस मिली, जिससे एक पावरफुल एग्जाम्पल गया फ्रेंच लोगों के पास कि भाई हम भी ये मोनार्की को हटा सकते हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट को ला सकते हैं जहाँ पे हमारी बात सुनी जाएगी। तो ये लोग बहुत इंस्पायर हुए अमेरिकन रेवोल्यूशन से। सो मैनी सोल्जर्स इंक्लूडिंग लफेट हैड अ फॉट इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन। बहुत से फ्रांस के ही आप मान सकते हो सोल्जर्स थे जो अमेरिकन रेवोल्यूशन में लड़ रहे थे। तो इनको पता था लिबर्टी और डेमोक्रेसी क्या होती है, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो इनको एक आइडिया आ गया था और वो इससे इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा। ओके, फिर है फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन सपोर्ट। इसका मतलब है फ्रांस इन्वॉल्वमेंट इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन डीपेंड इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस। जब फ्रांस अमेरिका के रेवोल्यूशन में जाके घुस गया तो फ्रांस के खुद के फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। द गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट फंड्स टू अमेरिकन, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट लगातार पैसा दे रही थी अमेरिकन को, ठीक है। और इसके अलावा फर्दर इंक्रीजिंग द कंट्रीज डेप्ट। और इसमें क्या है, फ्रांस वाले खुद कर्जे में हैं, ठीक है, और दूसरों को पैसा दे रहे हैं। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, डेब्ट और बढ़ जाएगा, ठीक है, डेट आपका और बढ़ जाएगा और आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी और आपकी जो कंडीशन है वो और वर्स हो जाएगी। तो ये सारी चीजें चल रही थी फ्रांस में। फिर आता है फेजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसके फेजेस हम समझने जाते हैं कि आखिर कैसे कैसे इसका वो मतलब टाइम पीरियड आगे बढ़ा। सबसे पहले आता है आपका मॉडरेट फेज। इसमें क्या था, 1789 से 1792 पीपल इन फ्रांस वर अनहैप्पी विद द किंग। लोग बिल्कुल खुश नहीं थे, टैक्सेस जो लग रहे थे उससे लोग खुश नहीं थे, खाने की बहुत कमी थी भाई, फूड नहीं था। सो दे स्टार्टेड रेवोल्यूशन। तो लोगों ने रेवोल्यूशन का रास्ता ही सही समझा। दे टुक ओवर द बास्टिल प्रिजन, अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। बास्टिल का एक किला था, वहां पे क्या है, इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड क्रिएटेड न्यू लॉज फॉर मोर राइट्स एंड इक्वालिटी। और लोगों ने अपने हाथ में पावर लेके खुद के लिए लॉज बनाए। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इसी फेज में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। मीन्स जो मोनार्क होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा और उसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी, लोगों को ज्यादा वो फायदा होगा इससे, ठीक है, रूलर का फायदा थोड़ा सा कम होगा। फिर 1792 से 1794 के बीच में जो है रेडिकल फेज आता है। ये जो रेडिकल फेज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, सो द रेवोल्यूशन गोट मोर इंटेंस। रेवोल्यूशन थोड़ा सा और इंटेंसिव हो गया था। द पीपल डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द किंग कंप्लीटली। अब लोग चाहते थे कि ये जो किंग है इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। सो दे क्रिएटेड अ रिपब्लिक। तो उन्होंने सोचा एक रिपब्लिक बनाएंगे जहां कोई किंग नहीं होगा, हम अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलाएंगे। एंड द किंग लुई 16 एंड क्वीन मैरी एंटोनेट वर एग्जीक्यूटेड। और इन दोनों को भाई हटा दिया गया साइड और लोगों ने बोला हम एक रिपब्लिक बनाएंगे अब इसको। सो ड्यूरिंग दिस फेज एनीवन हु वाज अगेंस्ट द रेवोल्यूशन was punished। इस फेज में जिस बंदे ने भी ये बोला कि रेवोल्यूशन गलत है या वो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट आया तो उसको पूरी तरीके से वो लोग पनिश कर रहे थे, जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे। एंड मैनी वर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ टाइम कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। और बहुत लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया इसी टाइम पर और इसको द रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। लोगों में दहशत का माहौल था, बहुत लोग यहाँ पे मतलब रेडिकल हो चुके थे। फिर आता है थर्मिडोरियन रिएक्शन। ये तीसरा फेज है 1794 से 1795, ये एक साल का जो टाइम था। इसमें क्या हुआ, पीपल गॉट टायर्ड ऑफ द वायलेंस। लोग थक गए थे अब वायलेंस कर करके। सो क्या हुआ, द लीडर ऑफ द रेन ऑफ टेरर रोबेस्पियर वाज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। और इसी टाइम पे जो रोबेस्पियर एक लीडर था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। सो दिस फेज ब्रॉट अ बिट मोर पीस। और इस टाइम पे क्या है, थोड़ा सा जो वायलेंस थी वो थोड़ी कम हुई, थोड़ी सी पीस आती है। एक्सट्रीम वायलेंस स्लो डाउन। जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वायलेंस चल रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है। तो ये वाला जो फेज था थोड़ा सा ये पीसफुली यहाँ पे आप मान सकते हो एक साल तक सब चला। फिर है द डायरेक्टरी। इसका मतलब है 1795 से 1799। अब आगे के ये जो 4 साल थे इसमें क्या हुआ, a group of 5 leaders called the directory took control but they were not very effective। 5 लोगों का एक ग्रुप था जिसको डायरेक्टरी कहा जाता था। उन लोगों ने अब फ्रांस का कंट्रोल लिया लेकिन ये लोग इफेक्टिव नहीं थे। फ्रांस स्टिल हैड प्रॉब्लम्स। अभी भी फ्रांस में करप्शन, इकोनॉमिक इश्यूज, क्राइसिस, ये अभी भी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी। फिर क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम आता है जो कि एक पॉपुलर जनरल था
गेन पावर ड्यूरिंग दिस टाइम एंड वुड सून टेक ओवर फ्रांस। इसने फ्रांस टेक ओवर करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली अपने अकॉर्डिंग। फिर इसने फ्रांस को और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करी, इसने वॉर्स लड़े बहुत सारे, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक कराता चल रहा हूँ, न्यू सब्जेक्ट है आपका, आप सभी को पता है, और इसका कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, बट आप ये सब टॉपिक्स करोगे तो बेसिकली यही आपके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम समझेंगे वियना है कहाँ पे। तो आप यूरोपियन मैप में जब ऑस्ट्रिया के अंदर जाते हो तो यहीं पे एक ये छोटा सा जो एरिया है ये वियना है। और यहाँ पे क्या हुआ था आइए मैं आपको बताता हूँ। सो हुआ क्या, द कांग्रेस ऑफ वियना 1814 से लेकर 1850 वॉज अ मेजर डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस। एक ये डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस थी जहां पे बहुत सारे लीडर्स आए थे, जो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई थी। सो एम्ड एट रीऑर्गेनाइजिंग यूरोप। इसका मेन एम यही था यूरोप को रीऑर्गेनाइज करना दोबारा से आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। जब नेपोलियन हार चुका था पूरी तरीके से, तब यूरोप को वापस से रीऑर्गेनाइज करना ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उसके लिए ये हुआ था कॉन्फ्रेंस। सो इट इन्वॉल्व ऑल द मेजर पावर ऑफ यूरोप। इसमें उस टाइम पे जितने भी 1814 से 1850 तक जो भी मेजर यूरोपियन पावर्स थी उन सभी को इसमें बुलाया गया था, सभी लोग थे वहां पे। सो द कांग्रेस ऑफ वियना took place after 25 years of near constant warfare in Europe। लगातार 25 years तक ये वॉर्स चलते रहे और उसके बाद जाकर ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस हुआ। सो इसके बाद क्या हुआ, द प्राइमरी गोल वॉज टू रीस्टोर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। यानी कि मेन इसका गोल यही था कि जो यूरोप है उसको इस तरीके से रीड्रॉ करो सभी देशों की बाउंड्रीज को कि कल को फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मेनली इसका यही मकसद था इस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना और अच्छे से समझा देता हूं। सो मेनली यही था कि इसमें एक तो बैलेंस बनाना पावर का, कि हुआ क्या, जो यूरोप है उसमें जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे एक पावर बैलेंस रहे। मींस कोई एक कंट्री इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो पूरे यूरोप में तबाही मचा दे, ओके, जैसा कि वो नेपोलियन के उसके टाइम पे फ्रांस कर रहा था सभी के साथ। तो ऐसा ना हो आगे के लिए। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज, इसका ये एक पॉइंट याद रखना कि मैनी ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जिनको नेपोलियन ने हराया था, ठीक है, जिन रूलर्स को, उन लोगों को वापस से उनको थ्रोन्स उनके रिस्टोर कर दिए गए, उनको वापस से उनकी जगहें दे दी गई। फॉर एग्जाम्पल द बोरबोन मोनार्की इन फ्रांस, ठीक है, तो जो मोनार्क्स थे उनको वापस से रिस्टोर कर दिया गया। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी सॉट टू रिटर्न लेजिटिमेट रूलर्स टू पावर। तो इसका मेन इस प्रिंसिपल का मतलब यह था कि जो लेजिटिमेट रूलर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस है कैसे सब संभालना है, उन्हीं के हाथ में पावर दी जानी चाहिए, इन लोगों का ऐसा मानना था। फिर टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन, हुआ क्या, टेरिटरीज वर रीशेप्ड एंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड टू बैलेंस पावर। जो यूरोपियन टेरिटरीज थी उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ एरियाज को कुछ देशों में ऐड कर दिया गया, किसी को हटा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल पोलैंड वॉज डिवाइडेड अमंग रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो पोलैंड को इन सभी के बीच डिवाइड किया गया। एंड द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग बेल्जियम एंड हॉलैंड। सो नीदरलैंड का जो किंगडम था उसको हॉलैंड और बेल्जियम को मिलाकर बनाया गया। ये सब क्या है, ये टेरिटरीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे दोबारा से रीशेप किया जा रहा है उनको। कंटेनमेंट ऑफ फ्रांस, सो फ्रांस दो नॉट पनिश्ड हार्शली, फ्रांस के ऊपर कोई ऐसी पनिशमेंट बहुत हार्श तो नहीं लगी, बट वॉज कंटेन्ड बाय स्ट्रेंथनिंग इट्स नेबरिंग कंट्रीज टू प्रिवेंट फ्यूचर एग्रेशन। लेकिन फ्रांस को एक पनिशमेंट मिली कि उसके नेबर्स जितने भी कंट्रीज थे, अब भाई वो इतने पावरफुल थे कि फ्रांस भविष्य में फ्यूचर में चाहकर भी कभी कुछ गलत नहीं कर सकता था, आगे एग्रेशन वो अपना नहीं दिखा सकता था, ऐसे उसके पड़ोसी बना दिए गए। प्रिवेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, सो वियना कांग्रेस में यह भी बोला गया, द कांग्रेस एम्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर रेवोल्यूशंस बाय मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू। यानी कि ये जो अभी स्थिति बनी हुई है ऐसे ही बनी रहे, फ्यूचर में कोई रेवोल्यूशन ना हो। और हुआ क्या कि स्ट्रेंथनिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि जो फोर्सेस हैं उनको स्ट्रेंथन करना, और कोई भी अगर लिबरल बंदा है, नेशनलिस्ट बंदा है जो मूवमेंट चला रहा है, उसको सप्रेस कर दो जाके, ठीक है, ये इनका एक मेन गोल था। ओके, की फीचर्स अब थोड़ा अगर और डीप में अगर मैं आपको लेके चलूं, अगर आपको इसको जानना है, तो इसमें यही है कि मोनार्कीज का रिस्टोरेशन हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है अभी पीछे, और इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर ये भी मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, जो पीछे अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था। और इसके अलावा टेरिटोरियल चेंजेस हुए, और इसमें थोड़े से चेंजेस और पढ़ लो। ऑस्ट्रिया गोट मोर कंट्रोल ओवर नदर्न इटली, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल थोड़ा सा और बढ़ गया, नदर्न पार्ट जो था इटली का वो भी इनके पास आ गया। रशिया गेन पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया के पास आ गया। प्रशिया रिसीव्ड न्यू लैंड्स इन जर्मनी, प्रशिया को जर्मनी में कुछ नए जगहें मिल गई थी, ठीक है। ब्रिटेन केप्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज एंड की पोर्ट्स, ब्रिटेन के पास अपनी बाहर की कॉलोनीज थी, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इधर उधर बहुत जगहों पे उनकी कॉलोनी थी। तो ये कुछ टेरिटोरियल चेंजेस हुए थे। और फ्रांस का कंटेनमेंट हो गया था, मींस इसके बॉर्डर ऐसे बन गए कि चारों तरफ ना कोई फ्यूचर में ये चाहकर भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी इसके चारों तरफ, आप अगर मैप में देखोगे तो ये था। और कंजर्वेटिव आइडियल्स हुआ क्या, अब जो फोर्सेस थी उनको बोल दिया गया कि भाई कोई भी अगर डेमोक्रेसी की बात करेगा, फ्रीडम की बात करेगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा बनेगा तो उसको सप्रेस कर दो, कोई आवाज़ नहीं सुननी, कोई रेवोल्यूशन दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें आई। फिर क्या है, द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, इसका मतलब था ये एक ऐसा एग्रीमेंट था अमंग द बिग पावर्स लाइक ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इन सभी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ टू वर्क टुगेदर, यानी कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, यूरोप को पीसफुल बनाएंगे ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये चेंजेस इसीलिए किए गए थे ताकि यूरोप में आगे लगभग 40 सालों तक तो कम से कम कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और ऐसा हुआ भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो इसका असर हुआ था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द की सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस दैट अकर्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी एंड डिस्कस हाउ दीज चेंजेस कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ लेबर मूवमेंट्स, ठीक है। तो अब हम कुछ चेंजेस समझने जा रहे हैं, कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, वो क्या थे आइए देखते हैं। सो इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अंडरवेंट मेजर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। सो अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे कुछ मेजर चेंजेस हो रहे थे यूरोप में, और ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और लोगों के जीने का तरीका बदल रहा था, लोगों के काम करने के तरीके में भी बदलाव आ रहे थे। हुआ क्या था कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस वो क्या क्या है, मेन चेंजेस मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो फैक्ट्रीज स्टार्टेड रिप्लेसिंग स्मॉल वर्कशॉप्स एंड होम बेस्ड क्राफ्ट्स, पहले जो चीज़ें छोटे लेवल पे बनती थी, घर में बन जाया करती थी, अब वो रिप्लेस होकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाई जा रही थी। मशीन्स मेड प्रोडक्शन फास्टर, अब मशीनें ज़्यादा आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीनें ज़्यादा काम कर रही थी। बट इट ऑल्सो मीन पीपल हैड टू मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज फॉर फैक्ट्री जॉब्स, और लोगों को अब अपना गांव छोड़कर जो है शहरों में आना पड़ रहा था, क्योंकि फैक्ट्री में जॉब करनी है तो भाई सिटीज में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो सिटीज में होती हैं। फिर है अर्बनाइजेशन, इस टाइम पे अर्बनाइजेशन हो रहा था। एज फैक्ट्रीज नीडेड मैनी वर्कर्स पीपल लेफ्ट रूरल एरियाज एंड फ्लैग टू सिटीज। हुआ क्या, जब लोगों को लगा कि भाई ये फैक्ट्री वाला काम तो सिटीज में होगा, तो लोगों ने अपने रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन करा। सो दिस कॉज्ड ओवर क्राउडिंग, इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आ गए रहने। पुअर लिविंग कंडीशंस, जो रहने की कंडीशंस थी वो थोड़ी सी यहाँ पे पुअर हो गई थी। एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट इन सिटीज, तो लोगों का वहाँ पे क्या भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा तो क्या पुअर कंडीशन होगी, एनवायरनमेंट इश्यूज भी होंगे, पोल्यूशन भी होगा, सो बातें होंगी, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। चेंजेस इन वर्क कंडीशंस, हुआ क्या, फैक्ट्री वर्क वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्म वर्क। पहले ये सभी जो रूरल एरियाज के लोग थे इनका एक ही काम था एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर अलग चीज थी, फैक्ट्री में काम करना अलग थी, क्योंकि वर्कर फेस लॉन्ग आवर्स लो पे, यानी कि इनको लंबे समय तक काम करना पड़ता था, पैसे मिलते थे कम, और कंडीशन होती थी डेंजरस, और कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं थी, कभी भी इनको हटाया भी जा सकता था। तो ये सब चल रहा था। ग्रोथ ऑफ अ वर्किंग क्लास, अ न्यू सोशल क्लास एमर्ज्ड द वर्किंग क्लास, इसी टाइम पे यूरोप में एक नया सोशल क्लास डेवलप हुआ जो था वर्किंग क्लास, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स थे मोस्टली। सो दीज वर्कर शेयर्ड कॉमन प्रॉब्लम्स, इन सभी वर्कर्स की प्रॉब्लम एक जैसी ही थी, जैसे कि पुअर वेजेस, इनको सही से वेजेस ना मिलना, या फिर वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा हार्श होना। ओके, फिर क्या है, हाउ दीज चेंजेस लेड टू द राइज ऑफ लेबर मूवमेंट्स, कैसे ये सब चेंजेस की वजह से ये सभी वर्कर्स और लेबर्स ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करा। देखिए, शेयर्ड स्ट्रगल, एक तो सभी के स्ट्रगल सेम थे, वर्कर्स का सेम भाई इशू था
कि भाई उनको क्या है कि पता चल गया कि हम सभी साथ में आएंगे और हम डिमांड करेंगे बेटर कंडीशन के लिए। इससे क्या है, लेबर यूनियंस की फॉर्मेशन हुई, यानी कि लेबर वालों ने मिलकर अपनी यूनियन बनाई और अपनी आवाज उठाई। ये ग्रुप सारे यूनाइट हो गए, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई इन्होंने, और इन्हीं को लेबर यूनियन कहा जाता है। प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक, जितने भी ये वर्कर्स थे इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। जो वर्कर थे प्रोटेस्ट करा, स्ट्राइक और स्ट्राइक्स करी और अपनी डिमांड रखी कि भाई अच्छा पे दो हमें, वर्किंग आवर्स हमारे कम करो, वर्क प्लेस को थोड़ा सेफ बनाओ। सो ये क्या है, बहुत ही अर्ली स्टेज था इन मूवमेंट्स का, ठीक है, ये इनिशियल फेज था। फिर है पॉलिटिकल अवेयरनेस। हुआ क्या, एज द वर्किंग क्लास ग्रू, जैसे वर्किंग क्लास बढ़ा, सो पीपल बिकेम मोर पॉलिटिकली अवेयर एंड बिगेन पुशिंग फॉर लॉज दैट वुड प्रोटेक्ट वर्कर्स। इन लोगों ने बोला ऐसे लॉज बनाओ जो हमारे लिए हों, जो हमारा कुछ बेनिफिट करें, जो हमें प्रोटेक्ट करें, सच एज लिमिट्स ऑन वर्किंग आवर्स, यानी कि वर्किंग आवर्स पे एक लिमिट लगाओ यार, इतना नहीं कि गधे की तरह काम करवाए जा रहे हो, एक लिमिट दो। एंड रेगुलेशन फॉर सेफ वर्किंग कंडीशंस, और जहां पे हम काम करेंगे वो वर्किंग कंडीशन हमारी जो है वो सेफ होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ टॉपिक है एग्जामिन द रोल ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। लिबरलिज्म का क्या रोल था यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में, आइए देखते हैं। सो इन द 19th सेंचुरी यूरोप liberalism emerged as a key political and social movement advocating for individual freedom। सो यूरोप में एक थॉट आया जो ये कहता है कि फ्रीडम सबको होनी चाहिए, इंडिविजुअल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट कम से कम इंटरवेन करे। ये था लिबरलिज्म का कोर, और इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द ऑपरेसिव मोनार्कीज, क्योंकि इससे पहले यूरोप में मोनार्कीज थी जो बहुत ऑपरेसिव थी, अपने मनमर्जी से काम करती थी और बहुत एरिस्टोक्रेटिक रूल रहा था पहले, फ्यूडलिज्म वगैरह में भी बहुत डोमिनेटिंग था सेंचुरीज तक। तो अब लोगों को थोड़ा लिबरलिज्म का थॉट अच्छा लगने लगा था। सो की आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के की आइडियाज क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम, लिबरलिज्म कहता है कि लोग जो हैं उनके पास पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बातों को रख पाएं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप इंडिपेंडेंटली कोई भी रिलीजन को फॉलो कर पाएं। सो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इनका मेन मकसद था लोगों को गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दे अपोज द आइडिया ऑफ प्रिविलेजेस फॉर नोबल्स एंड किंग्स। तो लिबरलिस्ट लोग जो थे वो कहते हैं कोई प्रिविलेजेस मत दो, कोई ये नोबल्स को अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो। लिबरल्स ये कहते हैं कि हर किसी को इक्वली ट्रीट करो, लॉ के अकॉर्डिंग सब सेम हो लॉ के सामने, कोई स्पेशल राइट किसी को मत दो। ओके, नोबल्स हो चाहे किंग हो, कोई भी हो। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लिबरल्स लोगों का मानना था गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि लोगों के कंसेंट पे बेस्ड हो, कोई मोनार्की ना हो, मींस लोग वोट डालें उसके बाद गवर्नमेंट बने, मींस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या रिपब्लिक्स हो जहां पे सिटीजन्स का रोल ज्यादा हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रूल करें, ना कि वो इनहेरिटेंस वाले मोनार्क्स। फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल लोगों का मानना था कि कैपिटलिज्म अच्छी चीज है, फ्री मार्केट, आप ट्रेड करो, सबके साथ ट्रेड करो, खुल के ट्रेड करो, कोई बैरियर्स मत लगाओ। सो दे बिलीव्ड इन मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेयर, यानी कि ट्रेड के टाइम गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत मिनिमल होना चाहिए, और बिजनेस बढ़ाओ अपना, एंटरप्रेन्योर बनो, ठीक है, कुछ ऐसा करो। तो ऐसा इनका मानना था। फिर है लिबरलिज्म्स इन्फ्लुएंस इन यूरोप, यूरोप में इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ अब वो मैं आपको बता देता हूं एक बारी। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक वॉर्स, सो द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये जो है पूरे यूरोप में फैल गई थी, ठीक है, ये तीन बातें, और ये कहीं ना कहीं ये आपका भाई लिबरलिज्म में भी यही सभी आता है। नेपोलियन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड लीगल रिफॉर्म्स, नेपोलियन ने भी कुछ लीगल रिफॉर्म्स करे थे, सच एज द नेपोलियनिक कोड, इसने एक ऐसा लॉ बनाया विच रिफ्लेक्टेड लिबरल आइडियाज, जहां लिबरल आइडियाज को प्रमोट किया गया, लाइक द एबोलिशिंग ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनको जो प्रिविलेजेस दी गई थी वो पूरी एबोलिश कर दी इसने, और इक्वालिटी लाई। सो नेपोलियन ने भी सपोर्ट करा भाई लिबरल जो आइडियाज थे उनको, और फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम से ही लिबरल आइडियाज आए। कांग्रेस ऑफ वियना 1815, हुआ क्या, आफ्टर नेपोलियंस डिफीट यूरोपियन पावर जो मेन थे ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन
एम टू रिस्टोर ट्रेडिशनल मोनार्कीज एंड सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था अभी, कांग्रेस ऑफ वियना जो हुई थी उसमें ज्यादातर लोग नहीं चाहते थे कि लिबरल आइडियाज आए, वो चाहते थे सप्रेस कर दो, मोनार्क्स ही होने चाहिए। However, the ideas of liberalism persisted and continued to inspire political change। लेकिन लिबरलिज्म गायब नहीं हुआ, लिबरलिज्म रहा और बहुत ज्यादा ग्रो करा लिबरलिज्म, और ये मोनार्कीज एक टाइम पे आगे खत्म हो गई। रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848 इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज लिबरल मूवमेंट्स, बहुत जगहों पर लिबरल मतलब जो लिबरल लोग थे उन्होंने अपनी मूवमेंट्स वगैरह चलाई अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन रिजीम्स, जहां पे अथॉरिटेरियन रूल था, जहां पे एक मोनार्क था। फॉर एग्जांपल इन फ्रांस 1830 अ लिबरल रिवोल्ट ओवरथ्रू द कंजर्वेटिव मोनार्की, यानी कि 1830 में एक रेवोल्यूशन हुआ जहां लिबरल लोगों ने ये रेवोल्यूशन किया और एक कंजर्वेटिव मोनार्की को उन्होंने हटा दिया वहां से, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, वहां के मोनार्क ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। सो ये था द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। इसमें भी एक रेवोल्यूशन हुआ 1848 में। सो लिबरल्स अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में लिबरल्स फैल गए, डिमांडिंग मोर डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कि कहने लगे भाई और ज़्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा ये इनके रेवोल्यूशंस को सप्रेस भी किया गया, बट स्टिल इन्होंने अपनी बातें रखी और ये रखते गए। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा अब वो भी मैं आपको बता देता हूं। सो लिबरलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी पुश्ड फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। लिबरलिस्ट लोगों ने बोला, लिबरल्स ने बोला कि भाई रिफॉर्म करो पॉलिटिक्स के अंदर, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अपना पार्लियामेंट बनाओ, वोटिंग राइट्स दो, ठीक है, मिडिल क्लास को भी दो। So though not always for everyone, as women and working class men were often excluded। वोटिंग राइट जो था वो था सबके लिए, बट इसमें जो है विमेन और वर्किंग क्लास लोगों को एक्सक्लूड किया गया था, उनको काउंट नहीं किया जाता था। सो इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। सो इस लिबरल मूवमेंट से आगे की जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हुई, ह्यूमन राइट्स की जो बातें निकली, वो उसका कोर तो यही है जो लिबरलिज्म है यूरोप का। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अब हमारा अगला टॉपिक है इटली कैसे यूनिफाई हुआ, उसको हम समझेंगे। सो इटली यूरोप की ही एक कंट्री, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। ये पहले छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, छोटे छोटे आप कह सकते हो किंगडम्स में डिवाइडेड था, और किस तरीके से अब ये इटली एक प्रॉपर कंट्री बना, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हुआ क्या था, देखिए आज जो आप इटली देखते हो वो ये वाला है जो आपके राइट साइड में नजर आ रहा है। पहले जो इटली था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, पिडमोंट नाम से एक एम्पायर था ऊपर, फिर उसके बाद पेपल स्टेट्स अलग थे, वेनेटिया अलग था, नेपल्स अलग था, ठीक है। तो अलग अलग ये मतलब आप कह सकते हो किंगडम्स में बटा हुआ था जो आपका इटली है। हुआ क्या, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑल्सो नोन एज द रिसोर्जिमेंटो, जिसको आप रिवाइवल या रिसर्जेंस भी कहते हो, कुछ रिवाइव होना, ठीक है, वॉज द पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। ये एक ऐसा सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था जहां इटली रिवाइव हुआ, इटली यूनिफाई हुआ, जितने भी स्टेट्स थे वो एक सिंगल स्टेट बने, एक सिंगल इटली बना, द किंगडम ऑफ इटली इन द 19th सेंचुरी। ये हुआ कैसे वो मैं आपको आज मैं समझाऊंगा। मेरे पीछे है इटली का फ्लैग जो कि आज आप देखते हो कि यूनिफाइड इटली का फ्लैग है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है। The process of unification spanned from 1815 after the fall of Napoleon। 1815 से स्टार्ट होता है यह प्रोसेस इटली को यूनिफाई करने का, और 1871 तक चलता है when the Rome was declared the capital of unified Italy। जब यूनिफाइड इटली का एक कैपिटल जो है वो रोम को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सो आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। कांग्रेस ऑफ वियना, सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन द कांग्रेस ऑफ वियना रिस्टोर्ड मच ऑफ द प्री नेपोलियनिक ऑर्डर। नेपोलियन से पहले के जो रूलर्स थे उनको वापस से उनके थ्रोन दे दिए गए। हुआ क्या, दिस रिजल्टेड इन अ फ्रेगमेंटेड इटालियन पेनिनसुला। अब इटली का जो पूरा पेनिनसुला है इसके टुकड़े हो गए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग किंगडम्स थे वो वापस आ गए थे। कैसे, नदर्न इटली वॉज डोमिनेटेड बाय द ऑस्ट्रियन एम्पायर। इटली का नॉर्थ वाला पार्ट जो था वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के उसमें था। फिर है पेपल स्टेट्स कंट्रोल्ड सेंट्रल इटली। सेंट्रल इटली में पेपल स्टेट्स थे, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहे थे। फिर है द सदर्न पार्ट इंक्लूडिंग सिसिली एंड नेपल्स वॉज रूल्ड बाय द बोर्बन मोनार्की। और सदर्न पार्ट जो था इटली का उसको कौन रूल कर रहा था, सिसिली और नेपल्स। ओनली द किंगडम ऑफ सरडेनिया
जिसको पिडमोंट कहा जाता था, नॉर्थ इटली में था, नॉर्थ से थोड़ा सा इस साइड नॉर्थ वेस्ट में, रिमेन्ड समवट इंडिपेंडेंट, बस यही एक एरिया था जो इंडिपेंडेंट था। एंड इट लेटर बिकेम द न्यूक्लियस फॉर यूनिफिकेशन, क्योंकि यहीं से वो आवाज उठी थी कि इटली को यूनिफाई करना है, पिडमोंट से ही, ठीक है, याद रखना ये न्यूक्लियस है। कल्चरल रिवाइवल एंड अर्ली मूवमेंट्स, हुआ क्या, द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप। ये लिबरलिज्म पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होना जहाँ पे एक डेमोक्रेसी हो, मोनार्की ना हो, आपके कुछ राइट्स हो, ये आइडियाज स्प्रेड होने लगे थे। तो इन द 19th सेंचुरी इग्निटिंग एस्पिरेशंस फॉर यूनिफिकेशन इन इटली, लोगों के अंदर एक एस्पिरेशन आने लगी कि यार हम भी यूनिफाई क्यों नहीं हो जाते हैं, इतने सारे हम डिवाइडेड हैं, एक इटली यूनिफाई होगा तो कितना अच्छा लगेगा। इसके अंदर एक नाम आता है ज्यूसेप मेज़ीनी। ज्यूसेप मेज़ीनी एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट थे जो चाहते थे इटली को यूनिफाई करना। फाउंडेड यंग इटली इन 1831, एक सोसाइटी बनाई इन्होंने जिसको कहा जाता है यंग इटली, जो कि डेडिकेटेड थी यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए। मतलब इन लोगों ने ऐसे लोगों को उसमें जोड़ा जो कि इंटरेस्टेड थे इटली को एक करने में। सो ज्यूसेप मेज़ीनीज आइडियाज वर इन्फ्लुएंशियल, इनके आइडियाज से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए। दो हिज अर्ली अटेम्प्ट एट रेवोल्यूशन फेल्ड, स्टार्टिंग में ये बहुत फेल हुए बट इनके बातें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी लोगों को। अब मैं आपको मेन फेजेस बताता हूँ, ठीक है, यूनिफिकेशन के। रोल ऑफ द किंगडम ऑफ सर्डेनिया मीन्स पिडमोंट। हुआ क्या, पिडमोंट जो है वो ये है, देखो इटली में नॉर्थ वेस्ट में ये पिडमोंट पड़ता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है, नाम याद रख लेना इस राजा का, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, और उसके प्राइम मिनिस्टर काउंट कैमिलो द कैवोर, ठीक है, ये दो लोग थे, इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया इटली को यूनिफाई करने में। पिडमोंट एक मेन जगह है जो न्यूक्लियस है इस पूरे यूनिफिकेशन का, याद रखना। सो ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर कैवोर थे वो अ रियलिस्ट, ये रियलिस्ट थे, ये मानते थे अपने फायदे के लिए कुछ भी करना पड़े करो। आप ये कहते थे कि मतलब वॉज अ रियलिस्ट एंड सॉट यूनिफिकेशन थ्रू डिप्लोमेसी, अलायंसेस एंड मिलिट्री। मतलब ये कहते थे कि आप डिप्लोमेसी की जरूरत पड़े बातचीत भी करो, अलायंस बनाओ, और जहाँ स्ट्रेंथ है और मिलिट्री की स्ट्रेंथ दिखानी है वो भी दिखाओ। ये रेवोल्यूशन वगैरह काम नहीं करेगी, सीधा अटैक करो, अगर कोई चीज़ चाहिए तो छीन के लो। सो ही एम्ड टू एक्सपेल ऑस्ट्रिया फ्रॉम इटली, इसका मेन एम था ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर धकेलना, एंड ब्रिंग द नॉर्दर्न स्टेट्स अंडर द पिडमोंट्स कंट्रोल। जो ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल वाला इटली था, ऑस्ट्रिया को हराकर वो पिडमोंट के कंट्रोल में लाना इनका मेन एम था। वॉर विद ऑस्ट्रिया 1859, हुआ क्या, ये जो कैवर है फोर्ज्ड एन अलायंस विद फ्रांस, इसने फ्रांस के साथ एक अपना अलायंस बनाया, ठीक है, अंडर द नेपोलियन थर्ड, प्रोमिसिंग द फ्रेंच टेरिटरीज नाइस एंड सेवोए इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। इन्होंने बोला हम आपको आपकी जो नाइस और सेवोए टेरिटरी है वो वापस दे देंगे अगर आप सपोर्ट करोगे, हम ऑस्ट्रिया को हराना चाहते हैं, प्लीज आप हमारे साथ अलायंस बना लो। हुआ क्या, द ऑस्ट्रो-सर्डिनियन वॉर, ऑल्सो नोन एज द सेकेंड इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिगेन इन 1859। वॉर हो गई शुरू, रिजल्टिंग इन विक्ट्रीज फॉर द इटालियन एंड फ्रेंच फोर्सेस, और इटली और फ्रेंच फोर्सेस जो कि अलायंस थे ये जीत गए। और हुआ क्या, बैटल्स लाइक मेजेंटा एंड सोल्फेरिनो, ये बैटल्स हुई थी जहाँ पे ये जीत गए। ऑस्ट्रिया was forced to cede लैम्बोर्डे to पिडमोंट, और भाई इसको अपना लैम्बोर्डे नाम से जो जगह थी वो देना पड़ा पिडमोंट के किंगडम को। ऑल्दो वेनिस रिमेन्ड अंडर ऑस्ट्रियन कंट्रोल, बट वेनिस जो एक जगह है वो स्टिल ऑस्ट्रिया के ही कंट्रोल में थी, लेकिन कुछ पार्ट जो था वो पिडमोंट के पास आ गया इस वॉर के बाद। फिर क्या हुआ, रोल ऑफ जूसेप गैरिबेल्डी, अब एक और नाम गैरिबेल्डी, इनको भी समझते हैं इन्होंने क्या किया था। गैरिबेल्डी वाज अ की मिलिट्री लीडर इन द यूनिफिकेशन प्रोसेस, वो भी एक मिलिट्री लीडर थे और बहुत बड़ा रोल था इनका। इन 1860 विद अ स्मॉल वॉलेंटियर फोर्स नोन एज द रेड शर्ट्स, इन्होंने अपनी एक छोटी फोर्स बनाई जिसको कहा जाता था द रेड शर्ट्स। गैरिबेल्डी लॉन्च्ड एन एक्सपेडिशन to liberate southern Italy and Sicily which were under the Bourbon rule। So southern Italy में मैंने आपको बताया था Bourbon rule था, तो इसने क्या करा, अपनी पूरी आर्मी लेकर वो चले गए उसको आज़ाद कराने के लिए southern Italy को, ठीक है। तो भाई ये कहीं ना कहीं सभी लोग चाहते थे जिससे जो आज़ाद हो वो करवाओ, फिर बाद में यूनिफाई कर लेंगे। सो गैरिबेल्डीज कैंपेन कॉल्ड द एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 was remarked by a successfully
एंड ही मैनेज टू ओवरथ्रो द बोर्बन मोनार्की इन नेपल एंड सिसिली। भाई नेपल और सिसिली इन दो जगहों पर बोर्बन की डायनेस्टी रूल कर रही थी, मोनार्की जो थी उसको इसने हटा दिया। तो इसका रोल है ना भाई, इसमें भी इसने कुछ पार्ट तो इटली का जीता। फिर उसके बाद क्या होता है, गैरीबेल्डी हैंडेड ओवर कंट्रोल ऑफ द सदर्न टेरिटरीज टू किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है, ऑफ द पिडमोंट। इसने जो एरिया जीता सीधा सीधा वो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को दे दिया कि भाई पिडमोंट वालों आप ये रख लो और बाद में हम एक यूनिफाइड इटली बनाएंगे। सो हुआ क्या, सदर्न और नदर्न पार्ट जो था इटली का अब वो आ गया अंडर द सर्डेनियन क्राउन, मींस जो आपका पिडमोंट है उसके पास अब आ चुका था। अब क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंट्रल इटली, नॉर्थ और साउथ का काम हो गया, अब बीच का इटली बचा था। सो आफ्टर द सक्सेस इन द नॉर्थ एंड साउथ, सेंट्रल इटली जिसके अंदर टस्कैनी, पेरमा, मोडेना एंड द पेपल स्टेट्स जो कि रोम को छोड़कर ये जो जगहें थी हेल्ड, इसके अंदर आप अगर देखोगे पॉपुलर वोट्स इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग द न्यूली यूनिफाइड किंगडम ऑफ इटली। एक वोटिंग कराई गई जिसको प्लेबिसाइट्स कहा जाता है, जिसमें पूछा गया क्या आप यूनिफाइड किंगडम ऑफ इटली में जाना चाहोगे, तो लोगों ने यही बोला कि भाई हाँ इसके फेवर में, हाँ भाई हमें जाना है। हुआ क्या, वेनेटिया और रोम ये दो जगहें थी। 1866 तक वेनेटिया जो है, ऑस्ट्रिया स्टिल कंट्रोल्ड वेनेटिया, ऑस्ट्रिया का अभी भी इस पे कंट्रोल था। हाउएवर ड्यूरिंग द ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर ऑफ 1866 इटली अलाइड विद प्रशिया। अब 1866 में एक और वॉर होता है, द ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इटली ने अपना अलायंस बनाया प्रशिया के साथ में और ऑस्ट्रिया जो है वो प्रशिया से हार गया। सो वेनेटिया इटली के पास आ गया, समझ रहे हो, अलायंस बनाओ और जीतो और अपनी जगह वापस ले लो। और रोम की बात करें तो रोम रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ पेपल स्टेट्स विच वर प्रोटेक्टेड बाय फ्रेंच ट्रूप्स। तो ये जो है पेपल स्टेट्स का जो एरिया था रोम उसी में ही आता था, जिसको फ्रेंच स्टेट्स और फ्रेंच के कुछ लोगों मतलब फ्रांस के लोगों ने कंट्रोल कर रखा था। फिर होता है यहाँ पे 1817 में मतलब 1870 में फ्रैंको प्रशियन वॉर, फ्रांस और प्रशिया के बीच की लड़ाई होती है। फ्रांस अपने जो ट्रूप्स थे वो वहां से हटा लेता है और इटालियन की फोर्स, इटली की जो फोर्स थी वो रोम को सीज कर लेती हैं और रोम उसके बाद आ जाता है इटली के अंदर और कैपिटल भी बनता है किंगडम ऑफ इटली की, ठीक है। तो अलाइंसेस की वजह से ही इटली का यूनिफिकेशन हुआ है। मेनली जो इसमें जो लोग थे, जूसेप मेजीनी है, ठीक है, और कॉन्ते कैमिलो दी कैवोर हैं, जूसेप गैरीबेल्डी हैं। तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है, बाकी शॉर्ट में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है। फिर क्या होता है, डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए भाई इन्होंने। जो कैवर था इसका प्राइम मिनिस्टर पिडमोंट वालों का, उसने ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई, कभी प्रशिया के साथ अपना वो बना रहा है अलायंस, कभी किसके साथ बना रहा है। तो इससे क्या हुआ कि विक्ट्री मिली, ठीक है, अगेंस्ट दी ऑस्ट्रिया। और मिलिट्री कैंपेन्स हुए बहुत सारे, ऑस्ट्रियो सर्डेनियन वॉर था, द एक्सपेडिशन ऑफ 1000, ठीक है, जो गैरीबेल्डी था जो अपनी छोटी छोटी सेना को लेकर साउथ वाली इटली पे चला गया था, ऑस्ट्रियो प्रशियन वॉर है, ठीक है। इसके अलावा ये सभी नेशनलिस्ट लोग जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को एकदम एक्टिव किया। सेंट्रल इटली जो रह गया था, फिर वहाँ के लोगों से पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, लोगों ने बोला कि भाई हमें तो आना है नए वाले इटली में ही, किंगडम जो यूनिफाइड वाला होगा। तो इस तरीके से था। सिग्निफिकेंस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ फॉरेन डोमिनेशन, जब फाइनली इटली पूरा यूनिफाई हो चुका था तो अब जो फॉरेन डोमिनेंस है उसका एंड हो गया। कई सालों तक अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग लोग कंट्रोल करके बैठे थे, वो चीज़ खत्म हो गई, पूरा यूनिफाइड इटली बना। पॉलिटिकली कंसोलिडेशन हुआ क्या, इटली का ये जो ट्रांजिशन था, एक तो फ्रेगमेंटेड इटली था जो टुकड़ों में बटा हुआ था, अब क्या था, जो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड था वो पहला किंग बना यूनिफाइड इटली का। जिस बंदे ने पिडमोंट वाले ने ज़्यादा मेहनत करी थी वही इसका डिजर्विंग किंग था। इंस्पिरेशन फॉर नेशनलिज्म एल्सवेयर, बाकी जगहों को भी इससे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ यार इटली वाले अगर यूनिफाई हो सकते हैं तो हम सब भी हो सकते हैं। सो ऐसा ही कुछ जर्मनी में भी देखने को मिला अंडर द ओटो वन बिस्मार्क, जिसने जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए काम करा। वो आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्द। फिर है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इटली के यूनिफाई होने से क्या हुआ, वेल द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन वाज कंप्लीट बाय 1871, सोशल एंड इकोनॉमिक डिवीजन परसिस्टेड विद इटली। अभी भी कुछ सोशियो और इकोनॉमिक कुछ डिविजन्स थे, कुछ लोग अमीर थे, कोई लोग गरीब थे, क्योंकि आप अगर देखोगे नॉर्थ वाला इटली बहुत एडवांस था, साउथ का जो इटली था वो अभी भी बहुत लैग करता था, बहुत पीछे था, बिहाइंड था। सो इंटरनल टेंशंस बहुत ज़्यादा थी, 20th सेंचुरी तक ये टेंशंस रही,
ठीक है, इस तरीके से ये इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे। अब हमारा अगला टॉपिक है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में कैसे यूनिफिकेशन हुआ वो अब हम जानेंगे। तो आइए फिर देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे होता है। सो जर्मनी का फ्लैग है आप सभी के पीछे, आप देख सकते हो। जैसे इटली का सीन था कुछ उसी से मिलता जुलता सीन जर्मनी का भी है। तो इसमें हम समझेंगे क्या है। बिफोर 1871 जर्मनी वॉज नॉट अ सिंगल कंट्री, इट वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स। तो जर्मनी भी क्या था, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था। ठीक है, और होता क्या था, छोटे छोटे किंग्स थे, प्रिंसिपैलिटीज थी। सो देयर वर ओवर 39 जर्मन स्टेट्स आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1850। होता क्या था कि ओवर 39 जर्मन स्टेट्स थे। ठीक है, जब नेपोलियन हारा था, दो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जो कि कॉम्पिटिट करते थे अपने डोमिनेंस के लिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग दीज स्टेट्स टुगेदर इनटू वन यूनिफाइड कंट्री जर्मनी वाज कॉल्ड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के सभी स्टेट्स को जोड़कर एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का प्रोसेस ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहलाता है, जो 1871 में ये प्रोसेस जाकर कंप्लीट हुआ था। स्टेजेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ये जर्मन यूनिफिकेशन के स्टेजेस क्या क्या रहे अब मैं वो आपको बताता हूं। रोल ऑफ प्रशिया एंड ओटो वन बिस्मार्क। हुआ क्या, प्रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल स्टेट था, जितने भी जर्मन स्टेट थे 39 उसमें से ये प्रशिया बहुत पावरफुल था। ओटो वन बिस्मार्क जो था वो प्राइम मिनिस्टर था प्रशिया का, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है, सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह इसी ने बनाई थी। ये देखो, ये है आपका किस तरीके से जर्मनी का पूरा छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है जर्मनी। ठीक है, आज तो प्रॉपर एक कंट्री है, बट पहले ऐसा नहीं था ना। बिस्मार्क फॉलोड अ पॉलिसी कॉल्ड ब्लड एंड आयरन। इसने बोला मैं कोई भाई किसी से कोई बातचीत नहीं करूंगा, पीसफुली कुछ नहीं करना, ब्लड एंड आयरन, मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे चाहिए, वॉर करूंगा सीधा और लड़के वो चीज लेके आऊंगा। और इसने बोला इसी चीज से जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा, बातचीत से नहीं होगा। वॉर्स दैट लेड टू यूनिफिकेशन, बिस्मार्क ने स्ट्रेटेजिकली अपनी वॉर्स को मतलब यूज किया जर्मनी को एक करने के लिए। और दीज वॉर्स वीकेंड ऑस्ट्रिया, इस वॉर से ऑस्ट्रिया वीक हो गया और रास्ता मिला भाई बिस्मार्क को जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। सबसे पहला वॉर था डैनिश वॉर 1864। ठीक है, डैनिश वॉर जो था इसके अंदर क्या होता है आइए आपको बताता हूँ। ये डेनमार्क के अगेंस्ट था। वाई, टू टेक कंट्रोल ऑफ टू रीजन्स, एक तो था यहाँ आपका चेल्सविंग एंड हॉलस्टीन वेयर मैनी जर्मन्स लिव। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग रहते थे इन दो जगहों पर, तो इसको जीतना बहुत ज़रूरी था। प्रशिया जो था यहाँ पे अलोंग विद ऑस्ट्रिया डिफीटेड डेनमार्क, डेनमार्क को हरा दिया। और ये जो दो रीजन्स थे ये प्रशिया के पास चले गए। जो हॉलस्टीन मतलब एक रीजन जो ये वाला था ये प्रशिया के पास आ गया और जो हॉलस्टेन था वो ऑस्ट्रिया के पास चला गया। तो ये तो सबसे पहली वॉर थी। अभी क्या है, प्रशिया ऑस्ट्रिया के थोड़ा साथ ही चल रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच की वॉर हो गई, इसको कहा जाता है 7 वीक वॉर भी। 1866 में हुआ था, 7 वीक्स तक चला था। हुआ किसके अगेंस्ट था, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशिया, इसके बीच में ये वॉर हुआ। इसका मेन मकसद था ऑस्ट्रिया के बंदे थे उनका इन्फ्लुएंस कम करना जर्मन एरियाज के अंदर से। हुआ क्या, प्रशिया वॉन एंड फॉर्म द नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन। ठीक है, इसने क्या करा, नॉर्थ वाला जो जर्मनी का एरिया था वो प्रशिया ने जीत लिया और वहां पे बहुत सारे स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसका आउटकम ये निकला। ठीक है, यहाँ पे प्रशिया जीत गया। फिर आता है वॉर नंबर 3, फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 से 1871। इसमें क्या हुआ था, फ्रांस और यहाँ पे प्रशिया के बीच का ये वॉर है अगेंस्ट द फ्रांस। वाई, बिकॉज बिस्मार्क वांटेड टू यूनाइट द सदर्न जर्मन स्टेट्स। अब साउथ वाले जर्मनी की बात थी तो नीचे वाले जो सदर्न स्टेट्स थे उसको बिस्मार्क जोड़ना चाहता था। एंड वॉर विद फ्रांस वुड मेक देम रैली अराउंड प्रशिया, और मेन उसका वही था भाई प्रशिया डोमिनेट करे। आउटकम क्या निकला, प्रशिया ने डिफीट करा भाई, फ्रांस को हरा दिया। और इस विक्ट्री से क्या हुआ, एक उनको बहुत नेशनल प्राइड भाई सभी जर्मन स्टेट्स को फील हुई। और फ्रांस के जो हैं डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, ये दो जगहें जर्मनी के पास आ गई और जर्मन्स और ज़्यादा यूनाइटेड हो गए। तो अब यहाँ से आप मान के चलो कि बिस्मार्क ने कितना दिमाग लगाया था। फिर है प्रो
प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर 1871 में ये प्रोक्लेमेशन हुआ आफ्टर द विक्ट्री इन द फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये वॉर जीतने के बाद सभी जर्मन स्टेट्स ने एग्री करा हम सब यूनाइटेड रहेंगे। ऑन जनवरी 18, 1871 द लीडर्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स गैदर्ड इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स। एक जितने भी जर्मन स्टेट्स से 39 प्लस जितने भी जो भी रहे होंगे सभी के जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए, जो फ्रांस के अंदर एक पैलेस है, टू डिक्लेयर विलहेम फर्स्ट द किंग ऑफ प्रशिया। प्रशिया का जो किंग था उसको बनाया गया विलहेम फर्स्ट को एज द फर्स्ट जर्मन एम्परर, और पहला जर्मन एम्परर भी उसको माना जाता है। तो जर्मनी यूनिफाइड हो गया। इससे क्या है, एक जर्मन एम्पायर बना विद बर्लिन एज इट्स कैपिटल। ठीक है, बर्लिन उसका कैपिटल है जो कि माना जाता है। रीजंस वाई जर्मनी यूनाइटेड अंडर प्रशिया। प्रशिया एक कितना पावरफुल स्टेट क्यों बना और इसी के अंडर क्यों हुआ ये यूनिफिकेशन? बिकॉज प्रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, आर्मी बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी जिससे कि वो वॉर्स जीत रहे थे। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। प्रशिया लेड द ज़ोल्वेरीन अ कस्टम यूनियन दैट मेड ट्रेड ईजियर अमंग जर्मन स्टेट्स। तो एक जो कस्टम यूनियन था उसको भी लीड करने का काम प्रशिया वाले ही कर रहे थे, जहाँ से उनको पैसा भी मिल जाया करता था। तो इकोनॉमिकली ये बहुत पावरफुल था प्रशिया। बिस्मार्क जैसा लीडर था इनके पास जिसने अपनी डिप्लोमेसी से अपनी स्किल्स के साथ हर वॉर को जीता। फिर है शेयर्ड जर्मनी आइडेंटिटी। इसका मतलब है डिस्पाइट डिफरेंट रूलर्स द पीपल इन दीज स्टेट्स स्पोक द सेम लैंग्वेज। रूलर्स चाहे बेशक अलग अलग हों पर सारे लोग बोलते तो जर्मन ही थे। तो एक ये भी एक रीजन था कि हम सब यूनिफाइड होकर एक ही कंट्री क्यों ना बना लेते हैं यार, अलग अलग कंट्री में क्यों रह रहे हैं जब अपना कल्चर लैंग्वेज एक ही है। इम्पैक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा अब ये हम समझने जा रहे हैं। सो जर्मनी पावरफुल बन गया भाई कंट्री यूरोप में, और द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप शिफ्टेड, क्रिएटेड टेंशंस दैट कंट्रीब्यूटेड टू फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो इससे क्या है, थोड़ा पावरफुल बन गया जर्मनी, तो थोड़े फ्यूचर में पंगे भी हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वगैरह भी हुआ, वो जब टॉपिक आएगा आपको पढ़ाऊंगा। फ्रांस रिमेन बिटर अबाउट लूजिंग द एल्सेस लोरेन। फ्रांस के मन में एक खटास थी कि भाई हमारा एल्सेस और लोरेन ये लोग ले गए हमसे, जो कि आगे के इनके फ्रांस और जर्मनी के रिलेशंस भी थोड़े खराब ही रहे, ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। इन समरी ये जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का वो अचीव हो पाया अंडर प्रशियन लीडरशिप लेड बाय ओटो वन बिस्मार्क। उनका ही सबसे बड़ा रोल है। वॉर्स उन्होंने लड़ी, क्लेवर डिप्लोमेसी रखी, और इसके अलावा बहुत सारे की इवेंट्स थे जैसे कि वॉर अगेंस्ट द डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रैंको प्रशियन वॉर। इन सभी को जोड़कर 1871 में जर्मनी एक पावरफुल रीजन बनता है। और इसी के साथ वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।